हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.3 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर हमें इस प्रश्नावली में करना क्या है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, भिन्न उद्देश्य के साथ दंड आलेखों का प्रयोग। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दंड आलेखों का प्रयोग सीखना है। दंड आलेखों को इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। दंड आलेख आपने छठी कक्षा में ही बनाए होंगे, आपको याद होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि दंड आलेख कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये दंड आलेख है, आप देख सकते हैं। दंड का मतलब होता है डंडे, तो यहाँ पर देखिए डंडे बने हुए हैं। इनको इंग्लिश में बार भी बोलते हैं, बार। ठीक है दोस्तों, तो ये दंड आलेख हमें बनाना है इस प्रश्नावली के अंदर। इसके ही हमें सवाल करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं इसमें। दोस्तों अब देखिए, एक स्केल या मापदंड का चुनना। दोस्तों अगर हमें दंड आलेख बनाना है तो पहले हमें एक स्केल या मापदंड को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे चुनते हैं, उसके लिए हम उदाहरण देखते हैं कुछ। तो दोस्तों चलिए पहले एक उदाहरण देखते हैं। दोस्तों ये देखिए, उदाहरण नंबर 8 है। छठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग का नाम बताने के लिए कहा गया, ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके परिणाम निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए हैं। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल के अंदर छठी और 7वीं कक्षाओं के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंगों के नाम पूछे गए हैं। इसलिए पूछे गए हैं ताकि जो रंग सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद होगा, उस रंग का ही उनके जो स्कूल का भवन होगा, उस रंग का उस पर कलर किया जाएगा, उस पर पेंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, लाल रंग जो है 43 बच्चों को पसंद है, हरा रंग 19 बच्चों को पसंद है, नीला रंग 55 बच्चों को पसंद है, पीला रंग 49 बच्चों को पसंद है और नारंगी रंग 34 बच्चों को पसंद है। तो सबसे ज़्यादा नीला रंग पसंद आ रहा है इस बच्चों को अधिकतर, तो यानी कि वो नीला रंग का ही अपने स्कूल में पेंट करवा लेंगे। अब दोस्तों बात आती है इसकी दंड आलेख बनाने की। दोस्तों इससे पहली प्रश्नावली में जो हमारे पास कुछ आंकड़े थे, उनको हमने केवल एक सारणी में व्यवस्थित किया था, लेकिन इस बार हमारे पास पहले से ही आंकड़े दे दिए गए हैं, जो कि एक सारणी के रूप में ही दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, एक दंड आलेख के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको दंड आलेख बनाना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दंड आलेख। दोस्तों इस दंड आलेख को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा स्केल का। ठीक है दोस्तों, इसको पैमाना भी हम बोलते हैं। तो स्केल या पैमाने का आपको पहले ध्यान रखना होगा। बिना स्केल या पैमाने के आप दंड आलेख को नहीं बना पाओगे। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाने के लिए या तो आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, या फिर ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ पर भी और नॉर्मल पेपर पे, दोनों पे आप इसको बना सकते हैं। वैसे ये ग्राफ पर बनाना बहुत सही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले देख लेते हैं इसका स्केल हमें कैसे लेना है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इस टेबल में हमें देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या है 55। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन संख्याओं को उस दंड आलेख पर दर्शाएंगे तो कम से कम वहाँ पर 55 तो होना ही चाहिए। 55 से नीचे नहीं होना चाहिए, कम से कम 55 से ज़्यादा भले ही हो जाए वहाँ पर संख्याएं, लेकिन कम से कम 55 होना चाहिए। क्योंकि अगर 55 से कम हुआ तो दंड आलेख पर हम इन सभी आंकड़ों को नहीं दर्शा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमें कम से कम 55 तक तो वहाँ पर संख्या लेनी ही है। 55 से हम भले ही थोड़ी ज़्यादा ले लें, 60 ले लें, 70 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन 55 से कम नहीं लेनी है। ठीक है दोस्तों, फिर जब हम संख्याओं को ले लेंगे उसी हिसाब से हम अपना पैमाना सेट करेंगे उस पर। तो देखिए दोस्तों कैसे पैमाने को हमें लेना है। ये देखिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पर पैमाना इस तरीके से लिया है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर हमने 60 तक की संख्या ली है, क्योंकि जो टेबल में था हमारा सबसे बड़ा जो नंबर था वो था 55, इसलिए हमने थोड़ा उसको बढ़ा करके 60 तक ले लिया है, क्योंकि वो यहाँ पर अब इन संख्याओं में हमें मिल जाएगा जो 55 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने स्केल लिया है, स्केल हमने लिया है 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके बीच का गैप है आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 इकाई है। 0 से 10 के बीच का जो गैप है वो 1 इकाई है। 10 से 20 के बीच का गैप है वो भी 1 इकाई है। जो ये बराबर डंडे खिंचे हुए हैं यहाँ प्रॉपर गैप हैं, ये सब 1-1 इकाई कहलाएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो 1 इकाई बराबर हमने 10 विद्यार्थी ले लिया है। जैसे देखिए 0 से 10, यहाँ पे 10 विद्यार्थी है, फिर आगे 10 विद्यार्थी, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 10, फिर 10। इस तरीके से हमने ये स्केल ले लिया, पैमाना ले लिया। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी काम यही है, पैमाना एक बार लेना है, उसके बाद बाकी काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये है क्या, ये है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, ये विद्यार्थी हो गए। अब दोस्तों हमें देखने कलर इनके, जो इन्हें कलर पसंद थे, रंग पसंद थे इन्हें। ये देखिए सबसे पहला कलर है यहाँ पे लाल। लाल कलर आप देख सकते हैं कितने बच्चों को पसंद है, 43 बच्चों को। तो 40 से थोड़ा अधिक कर लीजिए, 40, 41, 42, 43, तो लगभग यहाँ पर ये 43 आपका मिल जाएगा। ऐसे ही हरा रंग देखिए, हरा रंग 19 बच्चों को पसंद है, तो 19 कैसे आप शो करेंगे, 20 से थोड़ा सा कम, यानी कि यहाँ पर 20 से थोड़ा कम, ये देखिए 19। ठीक है, यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं लिख के 19, और यहाँ पे 43 लिख के दिखा सकते हैं, ताकि टीचर को बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। फिर ऐसे ही नीला रंग 55 बच्चों को पसंद था, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं 55 बच्चे। इस तरीके से ये देखिए 50 और 60 के बीच में 55 है, ये देखिए आप यहाँ पे छोटा छोटा लिख सकते हैं ऐसे 55। इससे टीचर को समझने में आसानी रहती है। उसके बाद फिर पीला, जो पीला रंग है वो 49 बच्चों को पसंद है, यानी कि 50 से 1 कम। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर शो कर दिया। आप यहाँ पर 49 भी लिख सकते हो ऊपर, छोटा छोटा इस तरीके से करके, आपको छोटा लिखना है थोड़ा इस तरीके से। फिर नारंगी जो रंग है, नारंगी रंग कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं, 34 बच्चे। तो यहाँ पे 30 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, 31, 32, 33, 34, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 34। तो दोस्तों इस तरीके से आप दंडालेख बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको ध्यान रखना है स्केल, पैमाना आपको क्या लेना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे नंबर जो है लोगे। 0 से 10 लेना है या 0 से 5 लेना है, 5-5 का आपको गैप लेना है, 3-3 का आपको गैप लेना है, 2-2 का गैप लेना है, 10 का गैप लेना है, 20 का गैप लेना है, वो सब डिसाइड करेगा आपका पैमाना, कि आप पैमाना किस हिसाब से लेकर के चल रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से दंडालेख बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो। एक उदाहरण हम इसका और देखते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाए। दोस्तों अब देखिए अगला उदाहरण नंबर 9। निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में 6 विद्यार्थी हैं जिन्हें 600 में से अंक प्राप्त हो रखे हैं। जैसे अजय को 600 में से 450 अंक प्राप्त हैं, बाली को 600 में से 500 अंक मिले हैं, दीप्ति को 600 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं, फैयाज़ को 600 में से 360, गीतिका को 600 में से 400 और हरी को 600 में से 540। तो इस तरीके से इन्हें किसी एक विषय में अंक मिले हुए हैं, इस तरीके से 600 में से। अब इस टेबल को हमें एक बार ग्राफ यानी कि एक दंडालेख द्वारा निरूपित करना है। तो दोस्तों चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको इससे पहले उदाहरण में बताया था कि अगर हमें बार ग्राफ बनाना है तो पहले हम इसमें देख लेंगे टेबल के अंदर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 540 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बार ग्राफ बनाएंगे तो वहाँ पर हमें कम से कम 540 तक संख्याएं लेनी होंगी। 540 से हम थोड़ा ऊपर भी ले सकते हैं, जैसे 540 है तो हम 600 तक भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 540 होनी चाहिए। 540 से नीचे हमें नहीं लेनी है। तो इसका तो हमें ध्यान रखना है कि लगभग हमें इतनी संख्या लेनी है कि उसमें 540 भी आ जाए। फिर इसी के साथ हमें ध्यान रखना है पैमाने का भी, कि हमें पैमाना क्या लेना है, क्योंकि पैमाने से ही हमारा पूरा वो बार ग्राफ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसका दंडालेख बार ग्राफ कैसे बनेगा। तो दोस्तों चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके का बार ग्राफ बनेगा इसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है स्केल, पैमाना क्या लिया है हमने। 1 इकाई बराबर 100 अंक, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास संख्याएं होंगी उनके बीच में कितना गैप होगा इस बार 100 का। ये देखिए 0 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। ये देखिए हमने 600 तक ले लिया है, जबकि हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या थी वो थी 540, तो हमने थोड़ा बढ़ा लिया है, 600 तक ले लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पे पैमाना लिया है, यानी कि एक एक जो खाना है यहाँ पर, ये देखिए एक खाना यहाँ तक हो गया, एक यहाँ तक हो गया, एक यहाँ तक, ये सब 1 इकाई कहलाएंगे। तो इन 1 इकाई का जो बीच में गैप होगा कितने अंकों का होगा, 100 अंकों का। तो हमने दोस्तों 100 अंकों का गैप ले लिया यहाँ पे। अब ये यहाँ पर है क्या, ये चीज़ें क्या है, ये है दोस्तों 600 में से प्राप्तांक। ये लिख दिया हमने यहाँ पे 600 में से प्राप्तांक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 600 में से अंक मिले हुए हैं, ये वो है। ठीक है, और यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर जो दिखाए गए अजय, बाली, दीप्ति, फैयाज़, गीतिका और हरी, ये क्या है, विद्यार्थी है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया विद्यार्थी। ठीक है दोस्तों, बस अब हमें क्या करना है, इनके बार बना देने हैं, जो दंड है वो खींचने हैं। तो दंड खींचने के लिए सबसे पहले नाम था अजय का टेबल के अंदर,
आप टेबल को अपने सामने रख लीजिए, उसको बुक खोल के रखिए, उसमें देखते रहिए। सबसे पहले है अजय। अजय के जो अंक हैं, अजय के अंक है 450 यानी कि 450। तो देखिए 500 और 400 के बीच में जो लाइन आएगी ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने निशान लगाया है ये 450 हो गया, बिल्कुल उसके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 450, 450। तो आप ऐसे छोटा छोटा लिख भी दीजिएगा उसके ऊपर, ताकि आपका सवाल बिल्कुल सही जाए। दूसरा फिर बाली। बाली को जो अंक मिले थे वो मिले थे 500। तो 500 के सामने देखिए बिल्कुल सीधा 500 के सामने है, तो 500 के लिए हमने लिख दिया कि ये 500 है। इसके सामने बिल्कुल दंड को हम इसके सामने बनाएंगे 500 के। फिर दीप्ति को मिले थे 300 अंक, ये देखिए 300 पूरे दीप्ति के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें पैमाना लेना है ताकि ये जो अंक हैं ये आसानी से हमें मिल जाए, हमें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 500 300 बड़ी आसानी से हमें मिल गया है। फिर देखिए फैयाज़ को मिले थे 360, ये फैयाज़ है, इसको मिले थे 360 यानी कि 350 से थोड़ा ज़्यादा लेना है आपको। ये देखिए 350 बिल्कुल कहाँ पे हो गया, 300 और 400 के बीच में बिल्कुल 350, लेकिन आपको थोड़ा सा इससे एक डंडा थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो इस तरीके से हल्का सा यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे मैंने दूसरा ये पॉइंट बनाया है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 360। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं 360। फैयाज़ को 360 अंक मिले हैं। इसके बाद फिर गीतिका। गीतिका को 400 अंक मिले हैं, देखिए 400 के सामने है बिल्कुल। इस तरीके से हरी। हरी को मिला है 540 यानी 500 से थोड़ा ज़्यादा, और 550 यानी 550 से थोड़ा कम। तो 500 और 600 के बीच में तो हो गया देखो 550, तो हमें 550 से थोड़ा सा कम लेना है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पे मैंने लाइन खींची है ये थोड़ा सा कम है 550 से, तो इसको बोल देंगे हम 540। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऊपर 540। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको दंडालेख बनाना है, स्केल का ध्यान रखना है। ठीक है, बस ये काम आपको करना है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब देखते हैं दोहरे दंडालेख खींचना। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हमें टेबल दी जाएगी इसके अंदर जिससे हम दंडालेख को खींचेंगे, उस टेबल के अंदर 2 प्रकार की सूचनाएं होंगी। उन 2 प्रकार की सूचनाओं को इस बार हमें दंडालेख में दर्शाना होगा। तो दोस्तों ये होगा कैसे, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दोहरा दंडालेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण देखते हैं इसका। ये देखिए दोस्तों उदाहरण नंबर 10 है ये। गणित की अध्यापिका यह जानना चाहती है कि तिमाही परीक्षा के बाद उसके द्वारा पढ़ाई में अपनाई गई नई तकनीक का कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। वह सबसे कमज़ोर 5 बच्चों द्वारा तिमाही परीक्षा जो कि 25 में से और छमाही परीक्षा जो कि 25 में से प्राप्त किए गए अंकों को लेती है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर दोस्तों आप टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर एक अध्यापिका जानना चाहती है कि जो उसके द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे थे तिमाही में जो उनके नंबर आए, फिर उन्होंने एक नई तकनीक पढ़ाई के लिए लगाई, उस तकनीक का उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, उस तकनीक से वो थोड़ा बच्चे ज़्यादा सीखे या नहीं सीखे। तो इस तरीके से उन्होंने तिमाही और छमाही दोनों एग्ज़ाम के जो अंक थे, नंबर थे, उनको कंपेयर किया, देखा कि बच्चों के नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो वही नंबर यहाँ पे हमें टेबल में दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए यह तिमाही वाले नंबर 10, 15, 12, 20, 9 और ये बच्चों के नाम है ऊपर आशीष, अरुण, कविश, माया, रीता। और ये देखिए नीचे छमाही के नंबर है 15, 18, 16, 21, 15। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हैं, एक तो तिमाही के अंक हैं बच्चों के और एक है छमाही के अंक। तो इस तरीके से जब 2 प्रकार की सूचनाएं किसी टेबल के अंदर हों तो उसके लिए हम दोहरा दंडालेख खींच करके उसको दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं दंडालेख को। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार का दंडालेख बनेगा यहाँ पर। इसमें आप देख सकते हैं कि दोहरा दंडालेख है, यानी कि 2 दंडालेख हैं यहाँ पर एक तो तिमाही वाला है और एक छमाही वाला। तिमाही वाला तो बिल्कुल प्लेन है एकदम वाइट कलर में, और छमाही वाला थोड़ा शेडेड है जिसको थोड़ा डार्क किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी कैसे करना है इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे बड़ा अंक है उसका ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अंक टेबल में था आपका 21, तो लगभग 21 तक तो हमें लेना ही लेना है नंबर, उससे हम थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें स्केल चुनना है, स्केल चुन लेते हैं। इसके अंदर स्केल जो चुना हुआ है वो है 1 इकाई बराबर 5 अंक, यानी कि 1 इकाई में 5 अंक। देखो 0 से 5, फिर 5 से 10, इस तरीके से 5-5 का गैप है। फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये इस तरीके से 1-1 इकाई में 5-5 का गैप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने इकाई भी ले ली। अब हमें जो जो नंबर दिए हुए थे वो नंबर हमें सीधा सीधा लिखने हैं। तो सबसे पहले नाम है आशीष का। आशीष का तिमाही में है 10 नंबर और छमाही में है 15 नंबर। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे लिख लेंगे
आशीष का तिमाही में है 10 नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में जो हमने दंडालेख है वो 10 के सामने खींच दिया है। और छमाही में है 15 नंबर। छमाही के लिए देखिए हमने डार्क कलर वाला दंड खींच दिया उसी के साथ मिला करके एकदम। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गया आशीष के लिए। फिर दूसरा है अरुण। अरुण के लिए देखिए, अरुण के तिमाही में है 15, फिर छमाही में 18, 15 और 18। तो अरुण के लिए हमने यहाँ पे खींच दिया, तिमाही में है 15, देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 के सामने हमने खींच दी लाइन है। फिर छमाही में 18, 18 का मतलब 20 से थोड़ा कम, 2 कम कर लेंगे हम, छोटे छोटे डंडे बना लेते हैं इसके बीच में, 2 हमने कम कर लिए, ये हो गया 18 यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको ऐसे शो कर दो। अब देखते हैं कविश के बारे में। इसमें कविश के जो नंबर है तिमाही में 12 और छमाही में 16, तो यहाँ पर दर्शा देंगे इसको भी। तिमाही में 12, 12 कैसे लिखेंगे, 10 से थोड़ा 2 ज़्यादा ले लिया, ये देखिए तिमाही में 12 और छमाही में 16 यानी 15 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हो गया। अब माया के देखते हैं। माया के आप देख सकते हैं 20 और 21, तिमाही में उसके है 20, ये देखिए, और फिर छमाही में 21 यानी कि थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया बस हमने, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही रीता के देख लेंगे। रीता के तिमाही में है 9, फिर हो गए 15, तो ये देखिए 9 हमने यहाँ पे दिखा दिया 10 से थोड़ा कम, और फिर 15, तो ये पूरा नंबर हमारे पास है ही, ये हमने सीधा सीधा यहाँ पे दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से तो आपको ये दंडालेख बनाना है बस। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये इधर विद्यार्थी हैं और ये क्या है ऊपर, ये अंक दिए गए हैं, और ये आपका स्केल होएगा, स्केल को आप ऊपर लिख सकते हो कहीं पर भी कोने में। और ये भी चीज़ हमें दर्शानी पड़ेगी दोहरे दंडालेख में कि जो वाइट कलर वाला है वो क्या है और जो डार्क कलर वाला है वो क्या है, ये भी हमें शो करना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अगर आप प्लेन पेपर में बना रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि इसमें जैसे कि हम 12 कहाँ ढूंढे, 10 के बाद 11, 12, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वहाँ पे आपको ये छोटी छोटी लाइनें में भी मिल जाएंगी, जो कि बीच में इनके जैसे 5 से 10 के बीच में जो है या 0 से 5 के बीच में जो है, ये आपको 9 लाइनें छोटी छोटी ऐसी ऐसी ही मिल जाएंगी, यानी कि टोटल 10 लाइनें हो जाएंगी 0 से लेके 5 तक। तो इस तरीके से ग्राफ पेपर पे आपको वो साफ साफ दिखाई देगी। प्लेन पेपर पे आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आपको खुद ही वो लाइनें अपने आप बनानी पड़ेगी। जैसे कि 1 सेंटीमीटर के बीच में होती है ना लाइनें, मिलीमीटर की 10 लाइनें होती है छोटी 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 ऐसे, तो उसी तरीके से ग्राफ पेपर पर भी ऐसी लाइन होती है। आप ग्राफ पेपर देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। अब दोस्तों इसकी प्रश्नावली शुरू करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए आलेख का प्रयोग कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आकृति 3.3 में एक आलेख दिया हुआ है, दंडालेख। इस आलेख को देख करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले आलेख को समझ लेते हैं कि इस आलेख में क्या सूचनाएं दी गई है। ये देखिए दोस्तों, इस आलेख में दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। यहाँ पर विद्यार्थी हैं, उन्होंने कुछ जानवर पाले हुए हैं, पशु पाले हुए हैं। ये देख सकते हैं आप पालतू पशु, यहाँ पर पालतू पशु दिए गए हैं, यहाँ पर कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर, अन्य। और ऊपर यहाँ पर विद्यार्थी दिखाए गए हैं कि कितने विद्यार्थियों ने कौन कौन से जानवर पाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको देख करके ग्राफ को आंसर देंगे हम इनके क्वेश्चनों के। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से पशु को पाला जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बार सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊंचा जो दिखाई दे रहा है, समझो वही सबसे अधिक है उसमें। तो यहाँ पर बिल्लियों का आप बार देख सकते हैं, ये दंड ये सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये है आपके 10 के सामने। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 10 सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो है बिल्लियाँ लोकप्रिय है। ठीक है दोस्तों, और कितने बच्चे इसको पालते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10 स्टूडेंट बिल्लियाँ पालते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले का आंसर बिल्ली पालतू पशुओं में अधिक लोकप्रिय है। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब देखिए आप, कुत्ता कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु है। ये है देखिए कुत्ता, कुत्ते का जो बार है ये देख सकते हैं आप 8 पर जा रहा है, 8 पर, यानी कि 8 विद्यार्थी कुत्ता पालते हैं। तो दोस्तों ये देखिए इसका आंसर बी, 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक दंडालेख दे दिया गया है। इस दंडालेख में सूचना जो दी गई है वह इस प्रकार से है कि यहाँ पर 5 साल दिखाए गए हैं
1989, 1990, 1991, 1992, 1993। ठीक है दोस्तों, ये 5 साल है। इन 5 सालों में पुस्तकों की जो बिक्री हुई है कि कितनी पुस्तकें बिकी हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दंड आलेख को दे करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कौन कौन से सन में कितनी कितनी किताबें बिकी हैं, पुस्तकें बिकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसका, वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। दोस्तों यहाँ पे तीनों साल दे दिए गए हैं। इन तीनों साल में बतानी है कि प्रत्येक साल में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। ये नहीं कि आपको बिल्कुल एक्यूरेट बताना है, लगभग बताना है कि लगभग इतनी पुस्तकें बेची गई है। तो दोस्तों पहले दंड आलेख को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों ये देखिए 1989 में, जैसा कि आप देख सकते हैं 200 से थोड़ा ही कम है, तो इसको मैंने बोल दिया 180। 1989 में 180 किताबें बेची गई हैं। इस तरीके से 1990 में हमने देख लिया, ये हमने देखा लगभग यहाँ पर है, ये आ गया आपका 475 लगभग। तो 1990 में 475 किताबें बेची गई हैं लगभग। इस तरीके से 1992 में हमें देखना है, 1992 में इस तरीके से आप देखेंगे 225 किताबें बेची गई है। 225 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 200 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ये लगभग यहाँ पर है लगभग, इसलिए 225 बैठ रहा है ये। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए पहले का आंसर, 1989 में 180 किताबें बेची गई, 1990 में 475 किताबें बेची गई, 1992 में 225 किताबें बेची गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो दोस्तों ये अभी हमने दंड आलेख में देखा था, तो इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 475 पुस्तकें 1990 में बेची गई थी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 475 पुस्तकें हो रही है, और 225 जो पुस्तकें थी जो अभी हमने देखा था ये बेची गई थी 1992 में। ठीक है दोस्तों, ये हमने पहले निकाल लिया था, यहाँ पे 225 और ये 475। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे का आंसर है, वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और 1992 में 225 पुस्तकें बेची गई। दोस्तों अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। तो दोस्तों 250 से कम पुस्तकें देखना है कि कितने सालों में बेची गई है, तो यहाँ पर दंड आलेख में देखेंगे उसको ध्यान से। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1989 को देखते हैं। ये भी देखिए 250 से कम है क्योंकि ये तो 200 से ही कम है, तो यहाँ पर भी 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। इस तरीके से ही 1992 को देखते हैं क्योंकि यहाँ पर 225 पुस्तकें थी, 225 पुस्तकें बेची गई थी इस साल में, तो ये भी 250 से कम हो गया। तो इस तरीके दोस्तों 2 साल है जिसमें 250 से कम पुस्तकें बेची गई। एक तो हो गया 1989 और एक हो गया 1992। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो गया वर्ष 1989 और 1992 में 250 से कम किताबें बेची गई। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में दोस्तों ये पूछ रहा है कि क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे, कि 1989 में जो किताबें बेची गई हैं उसका आकलन आपने किस प्रकार किया है, कि आपको कैसे पता चला है कि कितनी बेची गई है। तो दोस्तों इसका आकलन हमने पहले ही कर लिया था। आकलन के हिसाब से क्या आया था हमारा आंसर, आलेख के अनुसार लगभग 180 किताबें वर्ष 1989 में बेची गई हैं। तो हमने पहले देख लिया था कि 1989 में 180 किताबें बेची गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है ये, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर 6 अलग अलग कक्षाएं हैं जिनमें है 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। इन कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी हैं, 6ठी में 120 है, 7वीं में 95, 8वीं में 100, 9वीं में 90 और 10वीं में 80। दोस्तों कहा गया है कि इन आंकड़ों को एक दंडालेख द्वारा निरूपित करना है हमें। ठीक है, तो पहले इन आंकड़ों से एक दंडालेख बनाएंगे, फिर यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर दंडालेख को दे करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका दंडालेख देखते हैं। ये देखिए दोस्तों दंडालेख यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये कक्षाएं हैं, यहाँ पर कक्षा दे दी गई हैं 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, और यहाँ पर है विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। अब दोस्तों स्केल लेना था, यहाँ पे स्केल लिया गया है 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। तो यहाँ पर
जो संख्याएं होगी विद्यार्थियों की वो इस तरीके से होगी, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 150 तक लिया है क्योंकि जो हमारे पास सबसे बड़ा जो नंबर था वो था 135। ठीक है दोस्तों, जो कि 5th क्लास के बच्चे थे 135, इसलिए हमने यहाँ पे 150 तक लगभग ले लिया है। 135 हमें उसके बीच में ही मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो दंड दिए गए हैं देखिए किस हिसाब से हैं। सबसे पहले 5वीं क्लास में देखेंगे बच्चे कितने, 135। तो दोस्तों 135 का दंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक इस लाइन को ले लेंगे क्योंकि ये 125 से थोड़ा ज़्यादा कर लिया हमने, तो ये हो गया 135। तो यहाँ पे आप 135 भी ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरीके छठी कक्षा में 120 बच्चे थे तो हमने थोड़ा 125 से थोड़ा कम कर लिया, तो यहाँ पर हो गया 120। तो इस तरीके से इसका भी दंड बन गया। और 7वीं कक्षा में 95 बच्चे थे, यानी कि हमें 100 से थोड़ा कम करना है, तो ये हो गया आपका 95। आप देख सकते हैं 100 से थोड़ा कम है ये। और ऐसे ही 8वीं कक्षा में 100 बच्चे थे, इसलिए हमने पूरा 100 के सामने इसको दिखा दिया है। और 9वीं कक्षा में 90 बच्चे थे, इसलिए 100 से थोड़ा कम करके हमने 90 तक इसको दिखा दिया है। आप ऐसे ऊपर भी लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से 10वीं कक्षा में 80 बच्चे थे, तो हमने थोड़ा 75 से इसको थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, तो ये हो गया 80 बच्चे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका पूरा दंडालेख बना सकते हैं। थोड़ा लगभग के हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको पूरी संख्या वह नहीं मिलती तो थोड़ा आप उसको किसी संख्या से ऊपर या थोड़ा नीचे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने स्केल किस प्रकार चुना था, 1 इकाई बराबर 25 बच्चे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केल 1 इकाई बराबर 25 बच्चे, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, किस कक्षा में न्यूनतम। कौन सी कक्षा में ज़्यादा बच्चे और कौन सी कक्षा में सबसे कम बच्चे हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर भी। दोस्तों इसके लिए आप दंडालेख को देख सकते हैं। सबसे बड़ा जो दंड बना हुआ है वो 5वीं कक्षा का है, यानी कि 5वीं कक्षा में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। और सबसे छोटा जो दंड है वो 10वीं कक्षा का है, यानी कि 10वीं कक्षा में सबसे कम बच्चे हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से दे सकते हैं, बी का पहला। 5वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है तथा 10वीं कक्षा में न्यूनतम है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये देखिए दोस्तों, हमें इनका अनुपात निकालना है कि छठी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या से। तो छठी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 120, और 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 100। तो दोस्तों इन्हें हमने ऐसे लिख दिया बटे में 120/100। तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 0 से कट गई 0 और इसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। तो 6/5 यहाँ पे आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 6:5। तो दोस्तों ये अनुपात है छठी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या से, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब चौथा क्वेश्चन देखिए। एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल के अंदर एक विद्यार्थी के प्रथम और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया है कि पहले सत्र में अंग्रेजी में उसके 67 आए और दूसरे सत्र में 70। इस तरीके से हिंदी में पहले सत्र में 72 आए और दूसरे सत्र में 65। ऐसे ही गणित में पहले आए उसके 88 और फिर आए 95। ऐसे विज्ञान में उसके पहले आए 81 फिर आए 85। सामाजिक विज्ञान में पहले आए 73 और फिर आए 75। तो यह जो आंकड़े हमें दिए गए हैं इसको हमें एक दोहरे दंडालेख से दर्शाना है। उसके बाद जो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, 3 प्रश्न हैं, इनके हमें उत्तर देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसका दंडालेख देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है दोहरा दंडालेख। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर विषय दिए गए हैं, जो भी विषय हैं, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने स्केल लिया है वो है 1 इकाई बराबर 10 अंक, यानी कि जो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्याओं का गैप होगा वो 10-10 का गैप होगा। जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो इस तरीके से 100 तक हमने यहाँ पे संख्या ले ली है। क्योंकि जो टेबल में हमें संख्या दी हुई थी सबसे बड़ी वो थी 95, 95, इसलिए हमने लगभग 100 तक ले लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें दोनों सत्रों के दंडालेखों को दर्शाने के लिए उनके कलर लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे लिया हुआ है, प्रथम सत्र का जो दंडालेख है वो नीले कलर का बनेगा और द्वितीय सत्र का जो दंडालेख है वो हरे कलर का बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, सबसे पहले हम अंग्रेजी के जो अंक हैं पहले सत्र में और दूसरे सत्र में कितने हैं, तो आप इसके लिए अपनी बुक अपने सामने रख सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, अंग्रेजी के पहले सत्र में 67 नंबर थे,
यानी कि 67। तो 70 से थोड़ा सा हमने कम करके इस तरीके से दंड बना दिया है। ऐसे ही जो दूसरा सत्र था उसमें पूरे 70 नंबर थे, तो इसको हमने पूरा 70 के सामने रखा है। ऐसे ही हिंदी में जो पहला सत्र था उसमें 72 नंबर थे, तो 70 से थोड़ा अधिक करा है इसको। और हिंदी के ही दूसरे सत्र में 65 नंबर थे, तो यहाँ पे 70 और 60 के बीच में हमने 65 ले लिया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके दोस्तों अब गणित में देखिए, पहले सत्र में 88 नंबर थे, तो हमने थोड़ा ये 80 से थोड़ा ज़्यादा कर लिया है, 90 से थोड़ा कम कर लिया है। ठीक है, 88 हो गया। और गणित के ही दूसरे सत्र में 95 नंबर थे, जिसको हमने 100 से थोड़ा कम कर लिया है, ये हो गया 95। ऐसे दोस्तों विज्ञान में देखना है, विज्ञान में पहले सत्र में 81 नंबर थे, तो इसको 80 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया हमने। और दूसरे सत्र में 85 नंबर थे, इसलिए हमने इसको 80 और 90 के बीच में रख दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब एसएसटी में देखिए, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में 73 नंबर थे, तो 70 से थोड़ा अधिक कर दिया इसको हमने। और दूसरे सत्र में 75 थे, तो इसको हमने 80 और 70 के बीच में रख दिया, तो ये हो गया 75। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पूरा दंडालेख ये बनाना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जब आप इसको कॉपी पे बनाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। दोस्तों ये देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो दोस्तों विद्यार्थी ने कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर लिए हैं, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, दोनों सत्रों का अंतर निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने निकाल लिया, अंग्रेजी में दूसरे सत्र में 70 थे, पहले सत्र में 67, तो इनका अंतर निकाल लिया, तो घटा करके आ गया 3। ऐसे हिंदी में हमने निकाल लिया अंतर -7, ऐसे ही गणित में निकाल लिया 7, विज्ञान में निकाल लिया 4, सामाजिक विज्ञान में निकाल लिया 2। तो दोस्तों अब इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक सुधार किस में किया है, तो आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो यहाँ पर 7 सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, तो यह है गणित विषय। तो इसका पहले का आंसर हो गया, उसने गणित में सबसे अधिक सुधार किया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में दोस्तों इसमें किस विषय में सबसे कम सुधार किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम है 2, सबसे कम सुधार किया है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर है सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार किया है। अब इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में पूछा है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे भी गिरा है, पहले से भी मतलब कम नंबर हो गए किसी सब्जेक्ट में। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों, यहाँ पर माइनस का निशान यह दर्शा रहा है हिंदी में कि यहाँ पर प्रदर्शन पहले से भी ख़राब हो गया, मतलब नीचे गिर गया। पहले सत्र में जो नंबर थे दूसरे सत्र में उससे भी कम चले गए, यानी कि। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं कि हाँ, हिंदी विषय में उसका प्रदर्शन नीचे गिरा है। कितना नीचे गिरा है, -7, मतलब दूसरे सत्र में -7 नंबर और भी कम हो गए बढ़ने की बजाय। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो गया है। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। दोस्तों एक कॉलोनी में सर्वे हुआ था और सर्वे में कुछ आंकड़े प्राप्त किए गए हैं, जो कि यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं। देखते किस चीज़ के बारे में है ये आंकड़े। ये देखिए पसंदीदा खेल, यहाँ पर खेल दिए गए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। तो ये खेल है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है देखना, कितने लोग इन खेल को देखना पसंद कर रहे हैं। ये देखिए क्रिकेट को 1240 लोग देखना पसंद कर रहे हैं, बास्केटबॉल को 470 लोग, तैरना को 510 लोग, हॉकी को 423, खेलकूद को 250 लोग। तो ये लोग हैं जो इन खेलों को देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी रो में देखिए यहाँ पे लिखा है भाग लेना, कितने लोग इनमें भाग लेना पसंद कर रहे हैं। क्रिकेट में देखिए 620 लोग ही भाग लेना पसंद कर रहे हैं, बास्केटबॉल में 320 लोग भाग लेना पसंद कर रहे हैं, तैरने में 320, हॉकी में 250 और खेलकूद में 105 लोग भाग लेना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा जो डेटा है जो उस सर्वे में यहाँ पे प्राप्त किया गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन जो है इसके अंदर, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए। हमें इसके लिए दोहरा दंडालेख खींचना है, जैसे क्योंकि यहाँ पे दो सूचनाएं दी गई है, एक है देखना, एक है भाग लेना, तो इसके लिए दोहरा दंडालेख बनेगा। इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं ये हमें बताना है। फिर दूसरा, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, और तीसरा, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो ये सब काम हम पहले दंडालेख बनाएंगे दोहरा, उसके बाद ये इसके क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका दंडालेख देखिए। अब ये देखिए दोस्तों, ये है दोहरा दंडालेख। यहाँ पर देखिए सूचनाएं जो थी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद, ये सब पसंदीदा खेल हैं, ये दिखा दिया है। और यहाँ पर है लोगों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो स्केल है, स्केल लिया गया है 1 इकाई बराबर 100 लोग, यानी कि यहाँ पे 0 से 100, 100 से 200, यानी 100 का गैप रहेगा हर इकाई पर। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें दो तरीके के दिखाने हैं क्योंकि ये दोहरा दंडालेख है। तो एक को हमने ग्रीन कलर में दिखा दिया कि देखने वाले लोग हैं ग्रीन कलर वाला, और जो रेड कलर वाला है वो वे लोग हैं जिन्होंने भाग लिया है उस गेम के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं क्रिकेट को। क्रिकेट में जो देखने वाले लोग हैं वो है 1240, इसलिए देखिए हमने यहाँ पे इसको लगभग 1200 से ऊपर ले लिया है। यहाँ पर पूरे 1200 नहीं दिखाए गए हैं, तो आप अपने आप कॉपी में बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर पूरे इसको दिखा दिया 1240 पर। फिर जो भाग लेने वाले लोग हैं वो है 620, तो इसको हमने दिखा दिया 600 से थोड़ा अधिक करके 620 पर। ठीक है, अब बास्केटबॉल में 470 लोग जो है देखना पसंद कर रहे हैं, तो 400 से ज़्यादा हमने इसको दिखा दिया और 500 से थोड़ा कम रखा, तो 470 हो गए यहाँ पे। इसके अलावा फिर जो भाग लेने वाले लोग हैं वो है 320, तो इसको हमने 300 से थोड़ा ऊपर दिखा दिया, ये हो गया 320। ऐसे ही दोस्तों तैरने वाले जो लोग हैं वो है 510, तो 500 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया इसको। ठीक है, और इसमें भाग लेने वाले जो लोग हैं वो है 320, तो इसको भी हमने 320 पर ऐसे ही रख दिया। ऐसे ही हॉकी वाले जो लोग हैं वो है 423, तो 400 से थोड़ा इसको अधिक कर दिया हमने, तो 423 हो गया। और जो इसमें भाग ले रहे हैं हॉकी में वो है 250 लोग, तो 200 और 300 के बिल्कुल बीच में रखा, तो 250 लोग हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब खेलकूद में देखिए, खेलकूद में 250 लोग हैं जो उसको देखना पसंद कर रहे हैं, तो हमने इसको देखिए 250 पे दिखा दिया, 200 और 300 के बीच में। ठीक है, और जो इस खेल में भाग लेना पसंद कर रहे हैं खेलकूद में, तो वह हैं 105 लोग, तो इसको हमने 100 से थोड़ा सा अधिक करके दिखा दिया, 105 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये दंडालेख बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉपी पे इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों इसके प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंडालेख खींचिए, इस दंडालेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो दंडालेख तो हमने खींच दिया, अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे क्या पता चलता है ये बताना है। तो देखिए इसका उत्तर, ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम खेल कूद वाला जो दंड है सबसे छोटा है, सबसे नीचे वही जा रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है, आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खेल कूद में लोगों की सबसे कम रुचि है। दोस्तों तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि लोगों की खेल कूद में सबसे कम रुचि है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, अब दूसरा पार्ट देखिए इसका, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है वो देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप दंडालेख में देख सकते हैं सबसे बड़ा दंड ये है क्रिकेट वाला, तो यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा हो गया, क्रिकेट। तो देखिए इसका आंसर, क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन इसका। तीसरे क्वेश्चन में देखिए इसमें खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना अधिक पसंद किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए, जैसा कि आप दंडालेख में देख सकते हैं, देखना वाला जो दंड है हमेशा ऊंचा ही है भाग लेने वाले दंड से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खेलों को देखना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, भाग लेना ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हम ऐसे दे देंगे यहाँ पे कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, बस। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए छठा क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन भी है ये। इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 3.1 को लीजिए, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर सारणी 3.1 देखना है हमें, इस सारणी के अंदर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों से एक दोहरा दंडालेख खींचना है, उसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके उत्तर देने हैं। तो दोस्तों पहले सारणी को देख लीजिए, कौन सी सारणी है वो। दोस्तों ये रही सारणी, ये आपको अध्याय के शुरू में ही मिल जाएगी, सारणी 3.1। यहाँ पर देखिए तापमान दे दिए गए हैं अलग अलग नगरों के, यहाँ पर अधिकतम तापमान है और एक साइड है न्यूनतम तापमान। इसको मैं दोस्तों दूसरे तरीके से टेबल को आपको दिखा देता हूँ और फिर आपको इसका दंडालेख में दिखा दूँगा कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, टेबल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है शहर, फिर यहाँ पे शहर हो गए आपके अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई, ये शहर हो गए। फिर इनके दो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम। ये देखिए अधिकतम तापमान 38 डिग्री है अहमदाबाद का और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सभी के तापमान दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल 8 शहर है, तो 8 दंडालेख बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका दंडालेख देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार का दंडालेख बनेगा। यहाँ पर दे दिए गए हैं नीचे शहर अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू और मुंबई, और यहाँ पर ऊपर दे दिए गए हैं तापमान। दोस्तों इसके लिए क्योंकि हम यहाँ पे दोहरा दंडालेख बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 प्रकार के दंड चाहिए होंगे, एक है अधिकतम तापमान के लिए, एक है न्यूनतम तापमान के लिए। अधिकतम तापमान वाला हरे कलर का है और न्यूनतम तापमान वाला रेड कलर का है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे हमें स्केल भी चाहिए। स्केल हमने लिया है यहाँ पर 1 इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5 का गैप होगा। जैसे कि यहाँ पर 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। दोस्तों यहाँ पे 45 तक का गैप लेना है। 45 का यहाँ पे छोड़ दिया गया है, आप उसको 45 तक ले लेना, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम जो तापमान है वो 41 तक है, इसलिए आप 45 तक ले लेना ताकि वो 41 आपको वहाँ पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले देखते हैं अहमदाबाद का तापमान। अधिकतम तापमान है इसका 38 डिग्री। तो ये देखिए 35 से थोड़ा अधिक कर लिया, 38 कर लिया हमने इसको। ठीक है, आप ऊपर लिख कर भी दिखा सकते हैं 38 डिग्री। और जो न्यूनतम तापमान है इसका वो है 29 डिग्री। तो 30 से थोड़ा कम कर लिया इसको, देखिए 29 डिग्री। अब देखते हैं अमृतसर को। अमृतसर का अधिकतम तापमान है 37 डिग्री। तो 35 से थोड़ा इसको अधिक रखा, 37 हो गया। और जो अमृतसर का न्यूनतम तापमान है वो है 26 डिग्री। तो 25 से थोड़ा सा अधिक कर दिया, 26 कर दिया इसको। ऐसे बेंगलोर का जो तापमान है अधिकतम वो है 28 डिग्री। तो इसको 30 से थोड़ा कम कर लिया, 28 डिग्री हो गया ये। और जो न्यूनतम तापमान है वो है 21 डिग्री। तो 21 करने के लिए 20 से थोड़ा अधिक कर लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अब चेन्नई का देखिए। चेन्नई का जो अधिकतम तापमान है वो है 36 डिग्री। तो इसको हमने थोड़ा सा 35 से बढ़ा लिया, 36 कर दिया। ऐसे चेन्नई का जो कम से कम तापमान है, न्यूनतम तापमान है वो है 27 डिग्री। तो 25 से थोड़ा अधिक कर दिया, 27 हो गया। अब है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली का जो तापमान है अधिकतम वो है 38 डिग्री। तो 40 से थोड़ा कम कर दिया, 38 डिग्री हो गया। और जो दिल्ली का न्यूनतम तापमान है वो है 28 डिग्री। तो 25 से थोड़ा अधिक किया, या 30 से थोड़ा कम कर लो, 28 डिग्री हो जाएगा। अब है जयपुर। जयपुर का जो अधिकतम तापमान है वो है 39 डिग्री। तो 40 से थोड़ा कम कर लिया, 39 डिग्री हो गया। और जो न्यूनतम तापमान है जयपुर का वो है 29 डिग्री। 29 डिग्री करने के लिए 30 से थोड़ा सा कम कर लिया, 29 डिग्री हो गया। अब दोस्तों ऐसे ही जम्मू का तापमान है 41 डिग्री। तो 40 से थोड़ा अधिक कर दिया, 41 हो गया। और जो जम्मू का न्यूनतम तापमान है वो है 26 डिग्री। तो 25 से थोड़ा इसको अधिक कर लिया हमने। ऐसे दोस्तों मुंबई का जो तापमान है वो है 32 डिग्री। तो 30 से थोड़ा अधिक कर लिया, 32 हो गया। और मुंबई का ही जो न्यूनतम तापमान है वो है 27 डिग्री। तो 25 से थोड़ा इसको बढ़ा लिया, 27 डिग्री हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से पूरा दंडालेख बनाना है। अब दोस्तों इस दंडालेख से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर देते हैं। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन देखिए, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा नगर है जिसका न्यूनतम और अधिकतम जो तापमान है उनका अंतर सबसे अधिक है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप दंडालेख में देख सकते हैं, अहमदाबाद के तापमानों का अंतर आप देख सकते हैं कितना है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं अमृतसर का कितना है। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो अंतर दिखाई देगा वो दिखाई देगा जम्मू में। ये देखिए जम्मू में कितना ज़्यादा अंतर है, यानी कि तापमान इसका बहुत ज़्यादा है जो अधिकतम तापमान है, और न्यूनतम तापमान इसके सामने काफ़ी कम है। तो सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ पर जम्मू में ही आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, दंडालेख की सहायता से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, जम्मू के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। कितना अंतर है? सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो है 41 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम है 26 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया आपका 15 डिग्री सेल्सियस। तो जम्मू के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंदर सबसे ज़्यादा है 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो देखिए इसको, जैसा कि आप दंडालेख में देख सकते हैं, जो सबसे अधिकतम तापमान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू का सबसे अधिकतम तापमान है। देखिए, क्योंकि जो ये हरे वाला दंड है ये अधिकतम तापमान को शो करता है। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान किसका है? जम्मू का, क्योंकि ये दंड सबसे ऊँचा है। तो अधिकतम तापमान तो हो गया जम्मू का। और ऐसे ही जो सबसे न्यूनतम तापमान है वो है देखिए बेंगलोर का। बेंगलोर के लिए रेड वाला दंड देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं, जम्मू सबसे गर्म तथा बेंगलोर सबसे ठंडा है। तो इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, इसका तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से भी कम था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे आप दंडालेख में देख सकते हैं, दंडालेख में जो बेंगलोर का अधिकतम तापमान है ये दिल्ली के देखो न्यूनतम तापमान से भी कम है। ठीक है, और ऐसे ही जयपुर के भी न्यूनतम तापमान से कम है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, बेंगलोर का अधिकतम तापमान दिल्ली और जयपुर के न्यूनतम तापमान से कम है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका, उस नगर का तापमान लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, उस नगर का नाम लिखना है जिसका न्यूनतम और अधिकतम जब हम तापमान निकालेंगे, उनका अंतर निकालेंगे तो वो सबसे कम आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे कम अंतर देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर आप इन दोनों दंडों को देख सकते हैं, इनके बीच में सबसे कम अंतर है। तो यह है मुंबई का तापमान। तो हम इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं, मुंबई के न्यूनतम
तथा अधिकतम तापमानों में सबसे कम अंतर है, क्योंकि अधिकतम तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 70 डिग्री सेल्सियस। जब दोनों का अंतर निकाला तो आया केवल 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये सबसे कम अंतर है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।